गुजरात के सूरत में पूर्व कलेक्टर पर 2000 करोड़ के जमीन घोटाले के सनसनीखेज आरोप कांग्रेस के नेता द्वारा लगाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और खेड़ ब्रह्मा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर तुषार चौधरी ने सूरत के पूर्व जिला कलेक्टर आयुष ओक के खिलाफ भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की है। इन आरोपों में सरकारी भूमि रिकॉर्ड में किराएदारों के नामों की अनधिकृत प्रविष्टि शामिल है, जिससे राज्य को महत्वपूर्ण वित्तीय क्षति हुई है, जिसे तुषार चौधरी ने पत्रकार परिषद में साझा किया। भ्रष्टाचार मुक्त અને પારદર્શક વહીવટની વાત કરતી ગુજરાત સરકારના એક જવાબદાર અધિકારી સુરત જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રી દ્વારા સુરત શહેરની કરોડોની કિંમતની લગભગ 2,70,000 ચોરસ મીટર જેટલી જમીન, જેની અંદાજિત કિંમત આશરે 2,000 કરોડ રૂપિયા થવા જાય છે, એવી સરકારી જમીન ખાનગી વ્યક્તિને પધરાવી દેવાનો હુકમ કલેક્ટરશ્રી દ્વારા જે કરવામાં આવ્યો છે એ હુકમ ગેરબંધારણીય અને ગેરકાયદેસર છે અને 2015ના તત્કાલીન કલેક્ટરશ્રીએ પણ આ અરજી નામંજૂર કરી હતી। તો કયા કારણોસર ચાલુ ચૂંટણી દરમિયાન 2024માં આ હુકમ કરવામાં આવ્યો, એની પાછળ કયા રાજકીય માથાઓ કે ભૂમાફિયાઓની સંડોવણી છે, એની અમે તપાસ આજે માગી રહ્યા છે। કારણ કે કલેક્ટરશ્રીની જવાબદારી હોય છે કે સરકારશ્રીની કોઈ પણ મિલકત હોય એની જાળવણી કરવાની જવાબદારી કલેક્ટરશ્રીની હોય, ત્યારે કલેક્ટરશ્રી દ્વારા જ આટલી કિંમતી જમીનની લાણી ખાનગી વ્યક્તિને જ્યારે કરવામાં આવતી હોય તો એમાં ખૂબ મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયા હોવાની અમને આશંકા છે। અને લોકમુખી અને લોકો દ્વારા પણ અમને આ બાબતમાં ઘણી બધી રજૂઆતો આવી કે આમાં આના કોઈ સામે કોઈએ બોલવું જોઈએ, એની તપાસ થવી જોઈએ। એના ભાગરૂપે આજે અમે એક ફરિયાદ રૂપે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગશ્રી, મહેસૂલ વિભાગના સચિવશ્રી અને સામાન્ય વહીવટ વિભાગને પણ અમે આ તપાસ અમારી ફરિયાદ કરી રહ્યા છે અને તપાસની માગણી કરી રહ્યા છે। અને કલેક્ટરશ્રી જેણે મેં હુકમ કર્યો છે એની સામે તાત્કાલિક કડક પગલાં લેવામાં આવે અને જે પણ કંઈ કાર્યવાહી થાય અને જે પણ લોકોની સંડોવણી હોય એ પણ પ્રજા સમક્ષ આવે એવી हमारा तरफ आज मांगनी है। गुजरात के सूरत में भीषण गर्मी के चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सिविल हॉस्पिटल का प्रशासन भी सज्ज है। गुजरात के सभी शहर इन दिनों गर्मी की मार से त्रस्त हैं। हीरानगरी सूरत में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई लोग भीषण गर्मी से बीमार हो गए हैं, जिसके चलते सूरत का सिविल अस्पताल भी अलर्ट है। हीट वेव को ध्यान में रखकर सिविल में एक नया वार्ड शुरू किया गया है, जिसमें हीट वेव से पीड़ित लोगों के इलाज की जानकारी देकर स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। हीट वेव ने લીધે અમારી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ આવી રહ્યા છે, ત્યારે એના આગોતરા પગલા તરીકે અમે નર્સિંગ જે સ્ટાફ છે એમની ટ્રેનિંગ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે। એમાં ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ કઈ કઈ વસ્તુઓ તાત્કાલિક કઈ જગ્યાએ કરવી દર્દી માટે અને શું ના કરવું એ રીતની જે ટ્રેનિંગ છે એ અમે અહીંયા સિસ્ટરો માટે રાખેલી છે। ટ્રેનિંગમાં આવા દર્દીઓ જે હોય છે, હીટ સ્ટ્રોકના દર્દીઓ, એમનું મેનેજમેન્ટ થોડું અલગ પ્રકારનું હોય છે અને મેનેજમેન્ટ એક સામાન્ય બાબતથી શરૂઆત થાય છે। તો અમારો હેતુ એ જ છે કે હોસ્પિટલના દરેક સ્ટાફને અમે એ જે મેનેજમેન્ટના જે પ્રોટોકોલ છે એ બાબતે એને વાકેફ કરી દઈને એમની ટ્રેનિंग કરીએ। हीट वेव की वजह से आज सिविल हॉस्पिटल के संपूर्ण जो हेड नर्स है, हर एक वार्ड की मुख्य नर्सिस सबको बुलाया गया है और मेडिसिन विभाग के यूनिट हेड डॉक्टर अश्विन वसावा साहब ने उनको मार्गदर्शन है कि वार्ड में क्या क्या सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, मरीज आए, ज्यादा मरीज आया जाए हीट वेव से तो क्या क्या उनको प्राथमिक सारवार देनी चाहिए, वार्ड में क्या क्या सुविधा और वार्ड में क्या क्या दवाई होनी चाहिए। और नया एक वार्ड खड़ा किया है G0 वार्ड, कहीं ज्यादा दर्दी आ गए तो उसमें हम शिफ्ट करेंगे और पूरी कामगिरी के लिए डॉक्टर वसावा साहब ने सूचित किया गया और पूरे नर्सिंग स्टाफ हीट वेव की कोई भी परिस्थिति में उनके लिए खड़े पग रेडी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के महासमुंद जिले में फिर एक बार टोल टैक्स माफ करने की मांग उठ रही है। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर 53 अंतर्गत महासमुंद में 2 टोल गेट आते हैं। पहला झलप के पास और दूसरा सिंघनपुर के पास, जहां जिले वासियों को टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उड़ीसा के बरगढ़ में टोल गेट पर जिले वासियों का टोल टैक्स फ्री है। वहीं दुर्ग जिला के अंजोरा में भी दुर्ग की गाड़ियों का टोल फ्री है। ऐसे में महासमुंद में भी
वाहन चालक टोल टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि टोल मुक्त होना चाहिए। यहाँ आसपास जितने भी है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर में बरगढ़ है जो वहाँ पूरा फ्री है लोकल लोगों के लिए, और यहाँ से आगे अपना रायपुर लोकल लोगों को लिए पूरा फ्री है, दुर्ग लोकल है वहाँ उनके लिए फ्री है। इससे आगे है राजनांदगांव, और राजनांदगांव के आसपास एरिया सब पूरा फ्री है टोल। बस सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ ये ढाक टोल और ये अपना छुईपाली टोल जो सरायपाली के पास है, इन्हीं हम ही लोग को ये सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे हमको बहुत सारा ज़्यादा टैक्स पटाना पड़ता है। ये अपना टोल टैक्स दिन में हमारा 3-4 बार जाना आना हो जाता है, जिससे इसी में हमारा पैसा चला जाता है। सरायपाली के छुईपाली के टोल गेट पर 4 पहिया वाहनों को एक बार आवाजाही में 120 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं झलक में 170 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर यह टोल टैक्स माफ किया जाए तो वाहन चालकों के 290 रुपए बच सकते हैं। हमारी मांग ये है कि CG06 पासिंग की जितने भी वाहन हैं सबको टोल मुक्त किया जाए। सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारी जितनी भी महासमुंद की जो गाड़ी है CG06 उनको टोल मुक्त किया जाए, ताकि हमारे बगल में ही बरगढ़ है, उसमें किसी प्रकार का टोल नहीं दिया जाता। दुर्ग में भी है, उसमें भी किसी प्रकार का लोकल CG07 का मतलब टोल टैक्स फ्री है। तो इसमें मतलब ऐसा स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि हम लोग इस छत्तीसगढ़ राज्य के नहीं है कि अन्य राज्य के हैं, जो इसमें हम लोग हमारी मांग को रख रहे हैं। हमारी जो मांग है प्रमुखता से हमारे जो जिले की जितने भी गाड़ी है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर, जितनी भी गाड़ी सबको CG06, और जो भी अगर हमारे महासमुंद जिले में आते हैं, महासमुंद जिले में जिनका RC बुक है, पैन कार्ड है, वो अपना आधार कार्ड दिखा के अपना टोल फ्री कर सकते हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे महासमुंद जिले वाले को टोल मुक्त होना चाहिए। इंग्लैंड से भारत भ्रमण के लिए आई 3 महिलाओं को उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस के लिए आखिर क्यों कहना पड़ा कि यहाँ की पुलिस इंग्लैंड पुलिस से भी तेज है। इंग्लैंड से 3 महिलाएं भारत भ्रमण पर आई हुई हैं। इस दौरान उनका बैग दूसरी बस में चला गया था, जिस पर फौरन कार्यवाही करते हुए बिजनौर के थाना कोतवाली देहात प्रभारी रविंद्र वरिष्ठ ने तत्काल बस की लोकेशन से बैग बरामद किया है। जिसके बाद इंग्लैंड से आई महिलाओं ने कहा कि यहाँ की पुलिस इंग्लैंड से भी तेज है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला है। 3 विदेशी महिलाएं जो इंग्लैंड की रहने वाली थी, भारत भ्रमण पर आई हुई थी। कल कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर लगभग 4 बजे ये लोग चाय पी रहे थे। उसी दौरान वहाँ एक टूरिस्ट बस भी खड़ी थी। टूरिस्ट बस जाते समय भूलवश इन विदेशी महिलाओं के एक बैग, जिसमें 2 आईफोन, पॉन्ड्स, 1 लाख भारतीय रुपये व जरूरी कागजात थे, उसको भी लेकर चले गए। विदेशी महिलाओं द्वारा तत्काल थाना कोतवाली देहात को सूचना दी गई। कोतवाली देहात पुलिस तत्काल सक्रिय होकर के उस ढाबे का CCTV कैमरा व टोल के कैमरे को चेक किया गया और उस बस का नंबर ज्ञात किया। बस के मालिक से संपर्क करके ड्राइवर का नंबर लिया गया और ड्राइवर से वार्ता करने पर पता चला कि वो उस समय छजलैट पहुंचा हुआ है। उससे वार्ता के क्रम में कोतवाली पुलिस जा करके वहां से इन विदेशी महिलाओं का बैग ला करके इनको सुपुर्द किया, जिसमें उनका मोबाइल फ़ोन, पाउंड्स, भारतीय रुपए व जरूरी कागजात उनको मिल गए। तमिलनाडु में प्रचार के दौरान 1991 में एक बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। 32 साल पहले आज ही के दिन 21 मई को उनकी हत्या कर दी गई थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि करते हुए उनके योगदान को याद किया। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर बेटे राहुल गांधी ने एक खास तस्वीर शेयर करते हुए भावुक संदेश सोशल मीडिया पर लिखा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पापा, आपके सपने मेरे सपने, आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारियां, आपकी यादें आज और हमेशा दिल में सदा। राहुल गांधी ने इस मैसेज के साथ जो तस्वीर शेयर की है उसमें वह अपने पिता के साथ किसी राजनीतिक यात्रा पर जाते दिखाई दे रहे हैं। राजीव गांधी के साथ पार्टी के कई सीनियर लीडर भी नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। जल्द ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां की क्रूर हत्या के बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री क्यारे बन्या
જ્યારે એમની માતૃશ્રીની હત્યા થઈ ગયેલી. 40 વર્ષના વ્યક્તિ આ દેશના સૌથી યુવાન પ્રધાનમંત્રી બન્યા. આજે એમની પુણ્યતિથિ છે. એમની પુણ્યતિથિનો એમને નમન કરું છું. એમને દેશના માટે જે બલિદાન આપ્યું છે તે નિર્ભયતાથી આપ્યું છે. કહેते हैं कि मोहब्बत भी करी तो शान से करी और शहीद भी हुए तो शहीद का फर्ज भी शान से निभाया. એ રાજીવજી એને બધું બહુ આપ્યું આ દેશની અંદર. સૂચના પ્રસારણને આગળ લઈ ગયા, ડિજિટલ ઇન્ડિયાને આગળ લઈ ગયા, ડિજિટલ ઇન્ડિયા લાયા, કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ લાયા, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન લાયા. આ બધી વસ્તુ તો ઠીક છે, પણ મહત્ત્વની વાત એ છે કે એમને આ દેશમાં કઈ રીતે કેટલી ભાગીદારી કોની હોવી જોઈએ એ સૌથી અગત્યનો મુદ્દો હતો. જે દેશની અંદર માતા બહેનોનું મોઢું ના જોઈ શકાય તેવી પરિસ્થિતિ આ દેશમાં હતી, તે સમયે પંચાયતી રાજની અંદર મહિલાઓની ભાગીદારી. 18 વર્ષનું મતદાતા વોટ આપશે કે નહીં આપે એની પરવા કર્યા વગર 18 વર્ષનું મતદાન આપ્યું. આ દેશની અંદર જન ભાગીદારી. 1 रुपया मैं यहाँ से बेचता हूँ तो लोगों को 15 पैसे मिलते हैं. સાચી વાતને કન્ફેસ કરવી. ઉદ્ઘાટનના આગલા દિવસે પહોંચી જઈને મજૂરોને પૂછવાનું કે ગાર્ડન કબ બના है, તો બોલે અભી કલ ही परसों बनाया है. એટલે સાચી હકીકતને જાણવી, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી અને નિર્ભયતાથી લોકોની વચ્ચે ઘૂસવું, એ રાજીવ ગાંધી એક નિર્ભય વ્યક્તિ હતા અને એટલા જ માટે દેશને ઘણું આપીને ગયા છે. राजीव गांधी की मौत तमिलनाडु के प्रचार के दौरान 1991 में एक बम विस्फोट में हुई थी. 32 साल पहले 21 मई को तमिलनाडु के पेरम्बदूर में उनकी हत्या की गई थी. आज समूचा देश उनके भारत को दिए गए योगदान को याद कर रहा है. આર્કિટેક્ટ ઓફ મોડર્ન ઇન્ડિયા, ભારત દેશને ડિજિટલ ક્રાંતિ તરફ લઈ જનાર એક્સ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી રાજીવ ગાંધીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આજે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. રાજીવજી ભારતને ફક્ત ડિજિટલ ક્રાંતિ તરફ નહીં પણ સાચા સ્વરાજમાં ડેમોક્રેસીની ચરમસીમા જેને કહેવાય એવું લોકલ સેલ્ફ બોડીની સ્વાયત્તા માટે પણ એમને અથાગ પ્રયત્ન કર્યા અને 73rd 74th એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ પછી સાચી રીતે ભારત દેશના ગામમાં સ્વરાજ આવ્યું. સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાનો પોતાના ડિસિઝન્સને પોતે કરી શકે એવી સ્વાયત્તા એમને આપવામાં આવી. સાથે બહેનો માટે આરક્ષણ જે ઇનિશિએટ કર્યું, કોંગ્રેસ પક્ષમાં એક મહિલા વિંગ એમની એક દૂરંદેશીથી સ્ટાર્ટ થઈ હતી. આજે રાજીવજીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે જ્યારે શ્રી પેરમ્બદૂરમાં આજના દિવસે એક ચૂંટણીની સભા સંબોધતા બમ ફાટ્યો ને સમગ્ર ભારત દેશ રડી પડ્યું હતું. જે રીતના એમની ડેડ બોડી ચિત્રે હાલ થઈને એમનું પરિવારની સાથે આખું ભારત દેશ શોકમગ્ન હતું. પણ એમની જે ભારત દેશને દેન છે, પછી એ ડિજિટલ ક્રાંતિ હોય, ઓટોમોબાઈલ ક્રાંતિ હોય કે ડેમોક્રેસીમાં હાઈએસ્ટ એચિવમેન્ટ કરવા માટે એમના જે સ્વપ્ન હતા એ સ્વપ્ન સાકાર થાય તો એમની સાચી શ્રદ્ધાંજલિ કહેવાય. અને સાથે સાથે આજે અમે એમને પુષ્પાર્પણ કરીને दादी माँ की परियों की कहानी में राजकुमारी दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ जाती थी. कुछ यही हाल इन दिनों सोने चांदी का दिखाई दे रहा है. सोना और चांदी ने आज यानी 21 मई को ऑल टाइम हाई बनाया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 839 रुपए महंगा होकर 74,222 रुपए का हो गया. चांदी भी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है. ये 6,071 रुपए महंगी होकर 92,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इससे पहले सोमवार 20 मई को चांदी 46,373 रुपए पर थी. IBJ के अनुसार इस साल अब तक सोने के दाम 10,870 रुपए बढ़ चुके हैं. 1 जनवरी को सोना 63,352 रुपए पर था, जो अब 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. वहीं 1 किलो चांदी के दाम 73,395 रुपए से बढ़कर 92,444 रुपए पर पहुंच गए हैं. गुजरात के भावनगर में एक साथ 5 लड़कियों के तालाब में डूबने की गंभीर घटना सामने आई है, जिससे परिजनों के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप देखने को मिला. भावनगर के बोर तालाब इलाके में तब हड़कंप मच गया जब एक साथ तालाब में 5 बच्चियां गहरे पानी में डूब गई. दरअसल यह सभी लड़कियां दोपहर के समय तालाब में नहाने और कपड़े धोने के लिए गई थी, जो 8 से 13 वर्ष की थी. इस दौरान एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी 5 लड़कियां पानी में डूब गई, जिसमें से 4 लड़कियों की मृत्यु हो गई है, जबकि एक बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है.
3 सगी बहनें भी हादसे का शिकार बनी हैं, जिनमें से 9 साल की राशि, 13 साल की कोमल की मृत्यु हो गई है, जबकि किंजल का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में ढिंगी परमार और अर्चना डाभी की भी मृत्यु हुई है। ये 11:30 पौने 12 के करीब में बो तालाब के अंदर कुछ बच्चियां नहाने गई थी और वो लोग डूब गई है, ऐसा हमारे सामने आया है। जब इनिशियली जब बना था तब ऐसा पता चला कि लोकल कम्युनिटी ने अपने तरफ से बचाव की कार्यवाही करने की कोशिश की। 12:30 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल मिला है और फिर फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ के पहुँच के उन्होंने रिलीफ रेस्क्यू चालू किया था। एक बच्ची हम लोग उसको अलाइव रिकवर कर पाए हैं। 4 बच्ची अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। जो बच्ची अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में है उसकी यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी वो बच्ची हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से वो सही सलामत है। बाकी की अभी पीएम हो रही है जो बच्चियाँ अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई। गुजरात में भी अब शादी के लिए बेताब लड़कों को फंसाकर लूट लेने वाला लुटेरी दुल्हन गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिला के ऊना तालुका के भड़ियादर गांव में एक युवक लुटेरी दुल्हन गिरोह का शिकार बना है। इस युवक को दलालों द्वारा शादी का लालच देकर 1,75,000 रुपयों में शादी करवाई गई थी और शादी के बाद भी सोने के गहने और नगद लेकर दुल्हन और इस पूरे मामले में शामिल 3 दलाल फरार हो गए हैं, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। हर जरूरतमंद को अच्छी शिक्षा देना यूं तो सरकार का कर्तव्य है, लेकिन वडोदरा में इसे निशिता राजपूत जैसी सामाजिक कार्यकर्ता सालों से निभा रही हैं। गुजरात के वडोदरा में सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सूत्र को सार्थक किया है। पिछले 14 वर्ष में निशिता राजपूत जरूरतमंद बच्चों की स्कूल की फीस भरती आई हैं। पिछले 14 वर्ष में उन्होंने 5 करोड़ 34 लाख रुपए की आर्थिक सहायता छात्राओं को की है। इस वर्ष भी जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 करोड़ स्कूल फीस भरने का लक्ष्य रखा गया है। निशिता राजपूत द्वारा आज 51 बच्चियों को उनकी मनपसंद स्कूल बैग का वितरण कर सहायता प्रदान की गई। હું લાસ્ટ 14 યર્સથી બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના અભિયાન પર કામ કરતી આવી રહી છું અને આ 15મું વર્ષ છે મારું અને અત્યાર સુધી મેં 47,000 દીકરીઓને સ્કૂલ ફીસ માટે હેલ્પ કરી છે 5 કરોડ 34 લેક્સની અને જે પણ મેં મદદ કરી છે દીકરીઓને મારા દાતાશ્રીઓના મદદથી કરી છું। જસ્ટ એક નિમિત્ત છું વચ્ચે દીકરીઓ વચ્ચે અને 151 ગર્લ્સથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું 14 વર્ષ પહેલાં અને આજે 47,000 દીકરીઓને સ્કૂલ ફીસ માટે મદદ મળી છે અને આ વર્ષે પણ મારો ટાર્ગેટ છે કે 10,000 દીકરીઓનું સ્કૂલ ફીસ માટે હેલ્પ કરું 1 કરોડ રૂપીસ। गुजरात के वडोदरा शहर जिला में दीपक फाउंडेशन विभिन्न गतिविधियों के जरिए लगातार सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की अपनी भूमिका बखूबी अदा कर रहा है। वडोदरा में सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन द्वारा वाघोड़िया के वसवेल गांव की प्राथमिक स्कूल में महिला एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञों ने उपस्थित रहकर इन महिलाओं को मार्गदर्शन दिया। ओएनजीसी के सहयोग से आयोजित इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कैपेसिटी बिल्डिंग की उम्दा पहल की गई, ताकि महिलाएं भी अपने तरीके से आत्मनिर्भर बनकर परिवार के गुजर बसर में सहयोग कर सकें। मारा सखी मंडळનું નામ જાગૃતિ સખી મંડળ છે। મેં દીપક ફાઉન્ડેશનમાંથી તાલીમ લીધી છે, ઘણું બધું શીખી છું અને ઘણું બધું જાણકારી મળી છે। હા જીવિકા ટ્રેનિંગ પણ લેવાની હજુ બાકી છે। વસવેલ ગામમાં પ્રજ્ઞા સખી મંડળ ચલાવું છું। દીપક ફાઉન્ડેશનની અંદર તાલીમ લીધેલી છે। ઓએનજીસી પ્રોજેક્ટની સખી મંડળની તાલીમ પણ લીધેલી છે। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए ओएनजीसी वडोदरा ने दीपक फाउंडेशन के साथ मिलकर यह विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसका बड़ी संख्या में सखी मंडल की महिलाओं ने लाभ लिया। इस मौके पर दीपक फाउंडेशन और ओएनजीसी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। ओएनजीसी द्वारा एमना जे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी प्रोग्राम अंतर्गत जे आ गामनी महिलाओं छे, स्पेशली जे सखी मंडलनी महिलाओं छे, जे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंतर्गत जे बनेला होय छे, एमना माटे केपेसिटी बिल्डिंगनो एक ट्रेनिंग प्रोग्रामनो आजे लॉन्च थयो छे। आमां लगभग 180 बहनों वधारे करीने जे एवी बहनों छे जे एससी एसटी कम्युनिटीथी बिलोंग करे छे, कोईक महिलाओं विधवा पण छे, तो जेमने आर्थिक जेमनी परिस्थिति बहु सारी नथी एवी महिलाओने
ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ આજે શરૂ કર્યો છે. તો એમાં જે બેસિક સ્વસહાય જૂથો માટેની જે બેસિક ટ્રેનિંગ છે, એના પછી સેવિંગ્સ ક્રેડિટની જે પણ હોય છે, અને એના પછી જે ઉદ્યોજિક સાહસિકતાની જે હોય છે, એન્ટરપ્રેન્યોરशिपની ટ્રેનિંગ હોય છે, એ આપવામાં આવી રહી છે. हमारे जो गांव में पिछले वर्ग की महिलाएं हैं, जो लो इनकम ग्रुप की महिलाएं हैं, एंड मोस्टली दे बिलोंग टू SC एंड ST कम्युनिटी, एंड कुछ विडोज भी बहनें हैं, उन्हीं को थोड़ा सा एक बिजनेस का साधना देने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि कम से कम उनको एक मंथली 5,000 कम से कम उनको इनकम हो जाए. और उसी में हमारा प्लान ये है कि हम उनको जनवरी से लेकर जुलाई तक करीब 7 महीना उनको ट्रेनिंग देंगे हर फेज़ में. इसमें 3 फेजेस है. पहला फेज ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने 180 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया है और उन्हीं महिलाओं को हमने ट्रेनिंग देके उन्हीं में से हम उनको 150 महिला को सेकंड फेज में लेके जाएंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे और हम उनका एप्टीट्यूड का हिसाब से 150 महिला से फिर 120 महिला हम लोग चुनेंगे और उसमें से 60 महिला को हम जो है उनको साधन भी देंगे, उनको बिजनेस करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सारे सुविधाएँ देंगे और ये देखेंगे कि आगे जाके उन्होंने कुछ ना कुछ जो माइक्रो बिजनेस कहते उसमें सफलता प्राप्त करे. यह हमारा प्लान है अभी ये CSR में. और ONGC अपनी तरफ से ये जो ट्रेनिंग का जो खर्चा है उसको निभा रहा है, उसमें सहयोग कर रहा है. हमने करीब 7.5 लाख रुपया इस CSR फंड के हिसाब से हमने हेल्प किए हैं. जो मेन हमारा कोलैबोरेटर है दीपक फाउंडेशन, उन्हीं के साथ मिलके हम ये महान काम कर रहे हैं.